गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2024 के लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपी टेट 2011 में आए हुए थे। मैं 2011 से स्टार्ट कर रहा हूँ, वन बाय वन जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं उन सभी का सोल्यूशन कराऊंगा। उसके साथ साथ मेन टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया गया है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा है शिक्षण की गतिविधियों के सिद्धांत पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो देखिए, जो शिक्षण की खेल विधि होती है वो विकास की वृद्धि एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी कि राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। ये एक तरीके की जैसे अक्षमता होती है, जैसे कि पढ़ने से संबंधित, गणित में किसी को दिक्कत रहती है, मानसिक विकार से रहती है। तो इसी तरीके से पूछा गया है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो यहाँ पे सेकंड का जो राइट आंसर होगा, ये डिसलेक्सिया जो होता है पठन विकार होता है। बच्चा जैसे वाज को सा पढ़ लेता है, ठीक है, या फिर जैसे लिखा है कुछ मतलब ऐसे वर्ड रहते हैं जिनको गलती से दूसरा कोई पढ़ देता है। तो पढ़ने से संबंधित जो भी समस्या आती है तो वो आपका क्या बोला जाता है, डिसलेक्सिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में और विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो ये क्वेश्चन लगभग जाता है समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा ये बोलता है कि बच्चा चाहे जैसा भी हो हम उसे सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि अधिगम के क्रम में अभिप्रेरण, यानी कि अभिप्रेरणा की बात हो रही है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम में नए अधिगम को विभेदित करता है, और तीसरा है एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, और चौथा है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि मोटिवेशन से क्या होता है, अगर आप मोटिवेशन की बातें सुनते हैं तो आपके अंदर एक तरीके से रुचि का सृजन होता है अधिगम सीखने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तीसरा है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और RDCD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए और कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पे फिफ्थ का जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और RDCD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। जिससे कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो आपको उसके बारे में क्या करना है, कक्षा में सामान्य रूप से जैसे अन्य बच्चों के साथ आप रहते हैं उसी तरीके से रहना है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को जैसे न्यून दृष्टि है, दिख नहीं पा रहे, तो RDCD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि वो मतलब चीज़ों को सही तरीके से देख तो पा नहीं रहा, कम से कम सुन तो सकता है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इससे कोई नहीं। तो श्यामपट्ट को क्या करते हैं, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड दृश्य साधन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। पहला है श्यामपट्ट पर लिखना, दूसरा है प्रश्नों को हल करना, तीसरा है प्रश्न पूछना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक के मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है, और स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक। तो ये था आपका 8 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कोल्ड होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति का प्रतिपादन किया। TP नन्ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, मांडेश्वरी ने। तो यहाँ पे 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, फ्रोबेल ने। नेक्स्ट,
इसमें दिया गया है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है, दंड तो दे नहीं सकते। अभिभावक को जरूरी नहीं है, ये भी आपका बच्चे की उपेक्षा भी नहीं करेंगे। आप मतलब उसके अभिभावक से स्वयं मिलने के लिए जाएंगे। ठीक, अगला है क्वेश्चन, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है और बचपन वृद्धि और परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो आई थिंक यहाँ पे 11 का फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है। जो बचपन होता है वो वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। इसमें दिया गया है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, और पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, और निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा में शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। और एक ऑप्शन और है, परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो आई थिंक यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। 12 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ही होगा। क्लियर है? क्योंकि जैसे पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के अभ्यास कराना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक, जिससे बच्चा अच्छे तरीके से उस टाइप के क्वेश्चनों के बारे में नॉलेज रहेगा। फिर आगे, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो आई थिंक यहाँ पे 13 का सेकेंड ऑप्शन जो है बेस्ट है, स्वतंत्र अध्ययन में सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे और उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो ये तो कोई मतलब की बात नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। अतिरिक्त तो नहीं देना ही है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे और वह जैसे अधिक प्रगति। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा बुद्धिमान है तो उसे और ज़्यादा जैसे कुछ कर सकता है तो उसके लिए अनुप्रेरित करना ये ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके बच्चे के लिए। तो 14 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फोर्थ ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बच्चा जब उबने लगता है तो उसे उसकी रुचि का पढ़ाने से या फिर रुचिपूर्ण तरीके से जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं जिस चीज़ में, अगर आप वो पढ़ाएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट बनाए रखते हैं और क्लास में अच्छे से पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है कहा जाता है संवेदन प्रौढ़ावस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो बोला गया किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से। तो यहाँ पे देखिए वस्तु जैसे आपके सामने रख दी जाए कोई वस्तु और इसके बारे में बोला जाए कि इसके बारे में सोचिए, तो ऐसी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब जैसे कोई सामने कोई वस्तु रखी गई इसलिए बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया। तो बिल्कुल आसान है, तो किसके द्वारा दिया गया था? जिन पियाजे के द्वारा दिया गया था, तो सभी को पता होगा। फिर इसके बाद है, अल्पवयस्क बच्चों में अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदात्मक, उदासीन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अग्रसक्रिय, तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा में, ऑडिटोरियम में और गृह में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय व कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। पहला है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति,
शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और कक्षा में पूर्ण निश्चरता। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है सैमपट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछना है सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, जो कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थियों में विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग और संतुलन को विकास करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये देखिए 2011 का पेपर था यूपी टेट का, उसमें पेडागोजी क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट में पेपर आ रहे हैं 2017 के बाद से या उसके बाद से ज़्यादातर पेडागोजी कम है। उसमें मतलब आपका कंटेंट यानी कि ग्रामर और डायरेक्ट जो मतलब क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब कौन से कंटेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, पेडागोजी के ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं बस इस टाइम में, लेकिन पहले थोड़ा सा ज़्यादा आया हुआ है क्योंकि सीटेड बेस्ड पे कराया गया होगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का और दूरस्थ शिक्षा का। तो 23 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो 24 राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, आदर्श रूप से बर्ताव करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान दिया गया है, सीटेट का पेपर सॉल्व कर लोगे तो उसके सामने ये तो पेपर एकदम हलवा लग रहा है। बस 2011 का, इसके बाद से आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब आपके ज़्यादातर कंटेंट पूछे गए, इसमें ज़्यादातर पेडागोजी दिख रही है, लेकिन जो जैसे जैसे पेपर आगे हुआ है, अभी इस समय जो पेपर आ रहे हैं यूपी टेट का, अभी पीछे से 3-4 साल का देखें तो सारे कंटेंट ही हैं, पेडागोजी के 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ये, लेकिन पेपर आया था 2011 में तो मैं इसलिए करा दे रहा हूँ उसको। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना और विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो कठिनाइयाँ होती हैं विद्यार्थियों को वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। उन्हें पहले पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। फिर अगला है, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे और उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों को प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो यहाँ पे 27 का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठाने के लिए बोलेंगे, ये भी गलत है। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, ये तो गलत है, ये मतलब ऐसा नहीं है। तो ये आपका थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा कोई मंदबुद्धि है तो ये आपके पढ़ाने के तरीके को डिपेंड करता है ना, आप उसे ऐसे तकनीक से यानी ऐसे तरीके से पढ़ाइए कि बच्चा समझ सके सारी चीज़ों को। इसके बाद लास्ट ये भी एक और है क्वेश्चन, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए जिसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसका अधिकारियों से उच्च स्तर में संपर्क होना चाहिए, ये भी गलत है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, तो ये तो गलत है। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है ये CDP का, बच्चों में संज्ञात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 30 का है, फोर्थ ही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो संवेग होता है बच्चों में, संवेगात्मक समायोजन सभी चीज़ों में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थे CDP के 30 क्वेश्चन जो कि यूपी टेट 2011 में आए थे। इसके बाद हम हिंदी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि यूपी टेट 2011 में आए हैं। इसके साथ साथ मतलब आपको सभी जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको 1 बाय 1 मैं कराता जाऊंगा। उसके साथ साथ जल्द ही आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस भी, यानी कि जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं उसको भी इस पर स्टार्ट करेंगे यूपी टेट के लिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।